गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज ही छोटा चैप्टर है ये। जैसे 6 चैप्टर में था वैसे ही 7 चैप्टर में है। तो मैंने थोड़ा सा अनुमान लगाया कि आज 7 चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। कल संडे है, आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, ठीक, फिर मंडे को मिलते हैं। ओके, या स्टार्ट नाउ। 7 चैप्टर इज निर्यात व्यापार। निर्यात व्यापार के सौदे की गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं। अभी हमने लास्ट जो चैप्टर था आपको हमने पढ़ाया सौदे की गतिविधियां किसमें, आयात व्यापार में। हमने आयात व्यापार पढ़ा, अब ये निर्यात व्यापार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आयात और निर्यात व्यापार के सौदे की गतिविधियां क्या क्या हैं, दोनों में अंतर बताइए। यानी कुछ पॉइंट आयात व्यापार से, कुछ पॉइंट इसके हेडिंग निर्यात व्यापार से उठाकर हमको लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि निर्यात व्यापार है क्या। आपको पता होगा कि निर्यात व्यापार जब कोई देश दूसरे देश को किसी भी वस्तु का आयात के द्वारा भेजा जाता है और वह उसके बदले वह निर्यात करता है तो हमें निर्यात व्यापार कहते हैं। किसी देश का निर्यात व्यापार उसकी आर्थिक समृद्धि का द्योतक है। इसकी जितनी अधिक मात्रा होगी वह देश उतना ही अधिक धनी एवं संपन्न माना जाता है। निर्यात व्यापार के सौदे की गतिविधियां कौन कौन सी हैं। विदेशी व्यापार में माल एक दूसरे देश को जल अथवा वायु यातायात के द्वारा भेजता है। वायु यातायात के द्वारा माल भेजने में व्यय अधिक होता है, इसलिए वायु यातायात के द्वारा केवल मूल्यवान एवं हल्की अथवा कम टिकाऊ वस्तु भेजी जाती है। शेष वस्तुएं समुद्री जहाज के द्वारा ही भेजी जाती है। यानी तात्पर्य कह रहा है कि सबसे ज़्यादा हम किसका प्रयोग करते हैं, जहाज का। कौन सी जहाज का, समुद्री जहाज का। आप देखे होंगे बड़े बड़े कंटेनर हजारों लाखों कुंटल के आते हैं, किस पे, पानी की शिप पे। क्या वो कंटेनर हेलीकॉप्टर से आएंगे, नहीं। जो बस कुंटल भर के सामान आता है और ये हजारों की कुंटल के तादाद में जिसका वेट होता है वो समुद्री जहाज का प्रयोग करते हैं। इसकी कौन कौन से गतिविधियां हैं। पहला, पूछताछ। हम लोग निर्यात व्यापार करने से पहले पूछताछ करते हैं। सर्वप्रथम आयातकर्ता से माल के संबंध में पूछताछ का पत्र उत्पादक निर्माणकर्ता या निर्यात अभिकर्ता को प्राप्त होता है, जिसका उचित उत्तर ये लोग आयातकर्ता को भेज देते हैं। आयातकर्ता जब अपने पूछताछ के पत्र का उत्तर प्राप्त कर लेता है तब वो आज्ञा पत्र तैयार करता है। आदेश अथवा इंडेंट, मैंने लास्ट चैप्टर मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि बेटा जितने भी हेडिंग होगी ना सबकी आपस में मिलती जुलती है। 2 हेडिंग याद कर लो, क्वेश्चन हो गया। बस क्वेश्चन ध्यान रखना, आयात निर्यात होना चाहिए, विदेशी व्यापार होना चाहिए, तो हेडिंग सबकी मिक्स ही होती है, एक ही जैसी होती है। तो हमने ये पढ़ चुका है निर्यात आज्ञा पत्र। हमने आयात आज्ञा पत्र पढ़ा था। आयात आज्ञा पत्र क्या होता है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सरकारी प्रतिबंधों के अनुसार किसी विदेशी ऑर्डर को देने से पूर्व आयात आज्ञा पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि देश के किसी भी वस्तु का निर्यात करने से पूर्व सरकार की आज्ञा प्राप्त करनी होती है। इसलिए निर्यात अभिकर्ता, निर्यात आयात नियंत्रक वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रार्थना पत्र लिखकर निर्यात आज्ञा पत्र प्राप्त करेगा। इस आज्ञा पत्र के प्राप्त होने के उपरांत ही वह माल भेजने की व्यवस्था प्रारंभ करेगा। आगे कह रहा है माल का एकीकरण, यानी सभी मालों को एक साथ रख लेना, वो भी इंटेंट के आधार पर होता है। ठीक है, या 5th पॉइंट, सविष्टन यानी चिन्ह। सभी पैकेटों पर अपना अपना एक निश्चित चिन्ह दिया जाता है। मान के चलो एक शिप पर 5 व्यापारियों का माल जा रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे। मान लो ABCD ये व्यापारी हैं, सबका चिन्ह अलग अलग है और ये कह दिया कि ए का जो चिन्ह होगा, जिसके पास जो मेरा व्यक्ति है आप उसको देंगे, नाम लिखा होगा, उसकी फ़ोटो भी होगी, तो वो चिन्ह पहचानेगा और चिन्ह के माध्यम से अपना माल क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। 6th पॉइंट, प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति करना। निर्यात अभिकर्ता के द्वारा माल को जहाज में लदवाने एवं
अन्य कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए प्रेषक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। प्रेषक प्रतिनिधि नियुक्त मतलब कि जो सुपरवाइजर होते हैं उसको प्रेषक प्रतिनिधि कहा जाता है। वो सभी काम करवाता है, ठीक है। माल का प्रेषक प्रतिनिधि का के पास भेजना, यानी जो एजेंट या सुपरवाइजर जिसको हम कहते हैं, वो रेलवे तथा ट्रांसपोर्ट द्वारा माल की पेटियां उसके पास रवाना कर दी जाती हैं तथा बिल्टी रजिस्ट्री डाक से भेजी जाती है। और बिल्टी डाक रजिस्ट्री से भेजी जाती है और माल किससे भेजा जाता है? ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। विदेशी चुंगी की अनुमति प्राप्त करना, यानी कस्टम, जो विदेश कस्टम ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी अनुमति तो मिल गई अब, लेकिन देश के कस्टम अधिकारी से अनुमति लेना भी आवश्यक होता है। माल का बंदरगाह वाले शहर में भेजना, जो माल होते हैं उनको बंदरगाह, जैसे कि देश में कितने बंदरगाह हैं आपको पता ही है, विशाखापट्टनम, मुंबई, तमिलनाडु, हैदराबाद, उड़ीसा, सबसे कोचीन, ये आपके बंदरगाह हैं। बंदरगाह यानी जो समुद्री के पास जो आपके सबसे बड़ा बंदरगाह होता है इस समय, वो आपका मछलीपट्टनम यानी विशाखापट्टनम में है। और सबसे गहरा है वो आपका मुंबई बंदरगाह है। मैं एक जीके का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। मुंबई बंदरगाह सबसे देश का सबसे बड़ा और गहरा बंदरगाह है। वैसे तो हम सबसे पुराना बंदरगाह आपका मछलीपट्टनम यानी विशाखापट्टनम में मानते हैं। आगे कह रहा है जहाज का प्रबंध करना। अब जहाज का प्रबंध कितना कैसे करना है, कौन सी जहाज जानी है, छोटी जानी है, बड़ी जानी है। बड़ा कंटेनर होगा तो बड़ी जहाज चाहिए, शिप चाहिए, छोटी होगी तो छोटी। ये सामान पे यानी आपके माल पे डिपेंड निर्भर करता है किस माल के आधार पर कौन सी जहाज आवश्यक है। जहाजी बिल एवं निर्यात कर, जहाज का बिल भी यानी जो कप्तान की जो रसीद होती है वो क्या करता है, आज्ञा पत्र प्राप्त करता है कि ये माल जो है जहाज के माध्यम से जा रहा है, छोटी जहाज है, बड़ी जहाज है, कितने कुंटल की जहाज है, आपको ये प्रतियां दी जाती हैं। और ये कस्टम जो ऑफिसर होता है यानी जो शिप यार्ड का भी कस्टम ऑफिसर होता है, देखिए कप्तान अलग है, कस्टम ऑफिसर अलग होते हैं। कप्तान की रसीद मतलब जो जहाज का कप्तान होगा वो आपको रसीद देगा, और जब वो रसीद आप लेंगे और जब शिप यार्ड की सीमा को पार करेंगे तो कस्टम ऑफिसर होता है वो चेक करता है और सभी माल को देखकर तब आपको भेजता है। जैसे कि मॉल में आप जाते हैं, देखिएगा आपने मॉल में कपड़े खरीदे और रसीद आपने कटवाई, रसीद चेक हो गई, जब आप गेट के बाहर जब जाते हैं तो गेट कीपर क्या करता है, माल को देखता है, रसीद देखता है और पिनअप करके आपको भेजता है। ठीक है, वैसे ही ये यहाँ पे भी काम होता है। आगे हम डॉक चालान, डॉक चालान किसे कहते हैं, यानी डॉक चालान शिप यार्ड की बात हो रही है। अभी हमने लास्ट चैप्टर में भी यही पढ़ा था। डॉक चालान निर्यात कर का भुगतान करने के उपरांत माल को डॉक पर भेजने के लिए डाक अधिकारियों की आज्ञा प्राप्त करनी होती है। इसके लिए प्रेषक प्रतिनिधि डाक चालान की 2 प्रतियां भरता है। पहली प्रति किसको, अधिकारी को देता है, डॉक अधिकारी को, और दूसरा प्रेषक प्रतिनिधि को दे दी जाती है। जहाज पर माल लादना, उसके लिए भी हमें सुपरवाइजरों की आवश्यकता होती है। सरकारी माल गोदाम माल जब हम लादते हैं या फिर लाद कर हम सरकारी गोदाम में रखते हैं। कप्तान की रसीद, मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, कप्तान की रसीद, जब माल जहाज पर लद जाता है तब जहाज का कप्तान माल प्राप्त होने की रसीद देता है, इसको कप्तान की रसीद कहते हैं। यदि माल का पैकिंग खराब है तो जहाज का कप्तान दूषित रसीद जारी करेगा तथा यदि पैकिंग संतोषजनक है तो स्वच्छ रसीद दी जाएगी। ठीक है, यानी कप्तान कहेगा कि पैकिंग ख़राब हो गई है, हम आपको अभी दूसरी लिस्ट देते हैं, तो पैकिंग सही होगी, उसके माध्यम से दूसरी लिस्ट आपको हस्तांतरित कर दी जाएगी। जहाजी बिल्टी प्राप्त करना, अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था जहाजी बिल्टी, सब एक जैसे हैं। चार्टर पार्टी भी हम लोगों ने पढ़ा था, चार्टर पार्टी किसे कहते हैं, लाइए समझा देते हैं एक बार और। यदि भेजा जाने वाला माल अत्यधिक मात्रा में है तो जहाज को पूर्ण रूप से या उसके एक निश्चित भाग को किराए पर लेना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नौभाटक या चार्टर पार्टी कहते हैं। माल का सामुद्रिक बीमा होना है ना, ये लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। माल का समुद्री बीमा, जो माल शिप यार्ड से जा रहा है उसका सामुद्रिक बीमा होता है। अगर रास्ते में माल डूब जाए, शिप डूब जाए, ठीक है, तो ये बीमा कंपनी आपको क्या करती है, प्रोवाइड करती है, उसकी पूरी की पूरा मुआवजा देती है, जिसको हम मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहते हैं इंग्लिश में। निर्यात अभिकर्ता को सूचना देना, निर्यात अभिकर्ता क्या है, जब प्रेषक प्रतिनिधि अपने समस्त कार्य पूर्ण कर लेता है तब वह अपने द्वारा चुकाए गए व्यय को लेखा पत्र तैयार करता है।
यह लेखे पत्र में वह अपना कमीशन भी सम्मिलित कर देता है। इस लेखे पत्र को तथा अन्य समस्त प्रपत्रों को माल के प्रेषित होने की सूचना सहित निर्यात अभिकर्ता यानी जो एजेंट होते हैं उसको देता है। निर्यात बीजक तैयार करना, उसको हमने बीजक यानी एक लिस्ट तैयार करी है, उसको हमने बीजक कहा है। भुगतान करना, ये विनिमय बिल यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से विदेशी व्यापारियों को भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद आते हैं कि जो भुगतान है बैंक को सौंप देता है, अपनी जो रसीद होती है वो बैंक को सौंप देता है। विपत्र के साथ जहाजी बिल्टी, बीजक, बीमा पत्र इत्यादि संकलन कर देते हैं। स्वीकृति पर अधिकारी पत्र, भुगतान पर अधिकार पत्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यदि विपत्र, ध्यान रखिएगा, यदि विपत्र पहली प्रकार का है तो आयातकर्ता बिल पर अपनी स्वीकृति अंकित करके, तथा यदि विपत्र दूसरी प्रकार का है तो भुगतान करके समस्त अधिकारी पत्र प्राप्त कर लेता है। आयातकर्ता को सूचना देना, यानी जो एजेंट होता है उसको सूचना कैसे मिलेगी? समस्त कार्य पूर्ण हो जाने पर निर्यात अभिकर्ता आयातकर्ता को इस अभिप्राय की सूचना भेजता है। जो एजेंट है जब कंप्लीट हो जाता है तो क्रेता को यानी जो आयातकर्ता को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है कि अपना माल रिसीव कर लें। जैसे कि डिलीवरी होगा, डिलीवरी मैन क्या करता है, आपको फ़ोन करता है, आपने मंगाया है ऑर्डर और आपको फ़ोन करता है और आप उस डिलीवरी मैन के पास जाकर अपना माल रिसीव करते हैं। ठीक है। निर्यात व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले कौन कौन से प्रलेख हैं? इंडेंट, जहाजी आदेश, किराया, जहाजी बिल, डाक रसीद, कप्तान की रसीद, जहाजी बिल्टी, बीमा पत्र और निर्यात बीजक पत्र। यह भी हमने लास्ट में भी हेडिंग पढ़ी थी। उसके बाद आइए आयात व्यापार और निर्यात पत्र। मैंने क्या कहा था अभी लास्ट में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि दोनों में अंतर भी हो सकता है। तो पहला अंतर आयात व्यापार से आशय, यानी किसका? आयात व्यापार तथा निर्यात व्यापार में अंतर। आयात व्यापार से आशय विदेशों से माल मंगवाने से है। निर्यात व्यापार से आशय विदेशों से माल भेजने से है। आयात व्यापार से विदेशों को हमें भुगतान विदेशी मुद्रा में करना आवश्यक होता है। निर्यात व्यापार में हमें विदेशों से भुगतान प्राप्त होता है। आयात व्यापार में हम उन सभी वस्तुओं का आयात करते हैं जिनकी देश में कमी होती है, जैसे यंत्र, मेवे, खनिज तेल इत्यादि। और निर्यात व्यापार में भी यही है। सरकार की नीति आयात व्यापार को हतोत्साहित करने की होती है। सरकार की नीति निर्यात व्यापार प्रोत्साहित करने की होती है। आयात व्यापार की दशा में बहुमूल्य विदेशी विनिमय देशों से बाहर जाती है और निर्यात व्यापार की दशा में बहुमूल्य विदेशी विनिमय देश में आती है। जो देश माल का अधिक आयात करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और जो देश अधिक निर्यात करते हैं आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी होती है। आगे ये क्वेश्चंस हैं बेटे, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को मैं क्लिक करके भेजूंगा, बस 4 ही 5 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और भी आपके हेडिंग के अकॉर्डिंग है, उसको रिसीव करना है। ठीक है, थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो किसी भी स्टूडेंट को मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे बेटा, थैंक यू।